तो भाई टाइप्स ऑफ रिट्स, ये रिट्स बेसिकली है क्या? फॉर एग्जाम्पल आप ये सुनो कि आपकी कोई कोई भी एक वैल्यूएबल आइटम है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है एक वैल्यूएबल आइटम। सबसे पहले आप क्या सोचोगे, आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार मुझे क्या करना है, मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, एनी हाउ मुझे उसको सेफगार्ड करके रखना है। तो सेम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें उनकी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो सेम उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो आर्टिकल 32 है हमारा, उसमें हमारे जो रिट्स हैं वो इशू करे गए हैं। हमारे टोटल 5 रिट्स हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम फटाफट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिट्स, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जितने लाइक्स आएंगे उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, राइट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइप्स ऑफ रिट्स। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा आर्टिकल 32 क्या कहता है। जैसे कि मैंने आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में क्या है? आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 दोनों ही हमें सेफगार्ड करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करते हैं और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ भी कोई छेड़छाड़ करता है या कर्टेल करने की कोशिश करता है। आर्टिकल 32 में जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है टू इशू एंड सेफगार्ड, टू इशू रिट्स एंड सेफगार्ड आर फंडामेंटल राइट्स। सिमिलरली आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को पावर दी गई है टू इशू रिट्स एंड प्रोटेक्ट आर फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो कोई भी एक इंडिविजुअल है जिसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को जो कोई हैम्पर कर रहा है, तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा या हाई कोर्ट के पास जाएगा, दोनों में से ही किसी के पास जा सकता है। बट उसको सबसे पहले हाई कोर्ट के पास जाना है। अगर वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहता है जा सकता है, कोई मनाही नहीं है, बट वो उसको रीजन देना है कि वो हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गया, ठीक है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 के अंडर, ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। मैम कैसे फंडामेंटल राइट कैसे है बेटा? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आपको पता होगा जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स गिवन है। और जो आर्टिकल 32 है वो खुद एक फंडामेंटल राइट है, एक रेमेडी है अगेंस्ट आपके रेमेडी अगेंस्ट आपके फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर ने जो एक आर्टिकल 32 है उस आर्टिकल को क्या करा है, एक प्रोटेक्टर एंड गारंटर बोला है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रायोरिटी पे हमारे सेफगार्ड होते हैं। तो एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिटीजंस हैव राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 भी पढ़कर जाना है, ठीक है। एंड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना कि जो हमारा आर्टिकल 32 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, लेकिन आर्टिकल 226 नहीं है। वो क्यों? जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 12 से लेकर आपका आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स गिवन है और इसीलिए उसको क्या एक बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोला जाता है, अनलाइक इन केस ऑफ आर्टिकल 226, ठीक है। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम यहाँ तक हमें क्लियर है और हम ये करके जाएंगे। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 को आप डिफरेंशिएट जरूर प्रिपेयर करके जाओगे, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट रिट जो कि हमारा हैबियस कॉर्पस। देखो जो भी हमारे रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, सर्चोशारी हो गया, को वारंटर हो गया और आपका लास्ट में प्रोहिबिशन हो गया, ये सारे ही सारे क्या हैं, ये लैटिन टर्म्स हैं, ठीक है। तो इनका एक जनरल मीनिंग का जो स्टेटमेंट है या जिस तरीके से एक लेमन लैंग्वेज को समझ में आए उसमें सबकी एक दे रखी है। लाइक हैबियस कॉर्पस में क्या बोलते हैं, टू हैव अ बॉडी, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है, देखो अगर कोई भी स्टेट, ठीक है, स्टेट एज पर आर्टिकल 12, डेफिनेशन याद रखना शॉर्ट नोट्स में आ सकती है। कोई भी स्टेट पर्सन को, इंडिविजुअल को डिटेन करती है, ठीक है, लीगली वैलिड नहीं है, विदाउट लीगल बेसिस इलीगल कस्टडी करती है, तो इस कॉर्पस के अगेंस्ट के थ्रू सॉरी इस कॉर्पस में इस हबीबियस कॉर्पस इस रिट में प्रोटेक्शन गिवन है कि जो वो पर्सन है उसका कोई भी फैमिली मेंबर या उसके बिहाफ पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, ये इसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है और बोल सकता है टू हैव अ बॉडी, कि मतलब उस पर्सन को रिलीज करो। अगर कोई सबूत नहीं है, कोई रेलेवेंट बेसिस नहीं है, रीजनेबल बेसिस नहीं है उसकी कस्टडी का, तो उसको रिलीज करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट टू फ्रीडम जो है उसका, वो पर्सनल लिबर्टी जो है उसकी वो हैम्पर हो रही है, ठीक है। समझ में आया? फटाफट पढ़ते हैं। दिस रिट इज इश्यूड to safeguard an individual's personal liberty. It ensures that a person is not unlawfully detained or imprisoned. उसकी एक ही कंडीशन है बेसिकली कि जो भी वो पर्सन है वो अनलॉफुल डिटेन हुआ है,
ठीक है, और उसके बिहाफ पर हम जा सकते हैं और फाइल कर सकते हैं फॉर हिज रिलीज। एम आई क्लियर? इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। बिहार का, स्टेट ऑफ बिहार का एक फेमस केस था जिसमें एक पर्सन 14 साल की अपनी जो उसका टेन्योर था इम्प्रिजमेंट का, वो बिता के आ चुका था, उसकी कंप्लीट हो गई थी इम्प्रिजमेंट, एंड उसके बाद भी उसको दोबारा जेल में डाल दिया गया था। तो ये क्या है, ये उसका फंडामेंटल राइट को कर्टेल करना हुआ। ठीक है, तो उस केस में ये हबीबियस कॉर्पस लगाया गया था और उसको इलीगली कस्टडी में लेने पर फिर उसको रिलीज करा गया था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपना सेकंड रिट, जो कि हमारा मैंडेमिस, रिट ऑफ मैंडेमिस। रिट ऑफ मैंडेमिस का मतलब क्या होता है? वीक कमांड। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन, उसको हम याद दिलाएंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट याद दिलाएगा इस रिट ऑफ मैंडेमिस के थ्रू कि भाई आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। ठीक है, अब इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। गुजरात फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन था, ठीक है, और लोटस होटल था। इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ कि लोटस होटल की कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग आपको क्या देंगे, हम लोग आपको फंड्स देंगे, बट उन्होंने फंड्स देना बंद कर दिया। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ है, ये इसकी पब्लिक ड्यूटी बन जाती है कि जब एग्रीमेंट हुआ है तो फंड्स देने हैं फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। तो इस केस में इस मैंडेमिस के थ्रू बोला गया कि आपकी जो पब्लिक ड्यूटी है वो आप परफॉर्म करो और उनको फंड्स दो। ठीक है, अब फटाफट पढ़ते हैं। दिस रिट इज इश्यूड टू पब्लिक ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी। इश्यूड टू उनको बोला गया क्योंकि उनकी क्या है, पब्लिक ड्यूटी है टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, और एनी पर्सन और द इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आ गई, एक्सरसाइजिंग पब्लिक फंक्शंस टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटीज और फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कंपेल a public authority to take specific actions or refrain from doing something that falls within their official capacity। ठीक है, तो इस जो केस है इससे आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, रिट ऑफ सर्शियोशारी, इसका क्या मतलब होता है? देखो बेसिकली होता है कि टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। अब इसका क्या मतलब होता है कि देखो, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो रिव्यू कर सकते हैं और एक तरीके से सर्टिफाई कर सकते हैं क्या, जो आपके लोअर कोर्ट्स हैं उनका डिसीजन। ठीक है, लोअर जो कोर्ट्स हैं आपका, उसका डिसीजन सर्टिफाई कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कहीं जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जो उनका डिसीजन है, वो कहीं एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन तो नहीं है, लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन तो नहीं है। ठीक है, जिस वजह से उनके ज्यूरिडिक्शन में ना होते हुए भी उन्होंने वो जो डिसीजन है वो पास कर दिया, तो उसको रिव्यू करना और उसको सर्टिफाई करना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम होता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, दिस रिट इज इश्यूड टू अ लोअर कोर्ट or tribunal to review its decision and determine whether it has exceeded jurisdiction or acted in violation of the principles of natural justice। ठीक है, it is used when there is an error of law on the face of the record and the Supreme Court can quash, मतलब उसको खत्म कर सकता है और set aside the decision of the lower court or tribunal। बेसिकली ये चेन है, ये लोअर कोर्ट है आपका, ठीक है, और ट्रिब्यूनल मान लो, इसका कोई डिसीजन जो उसने पास करा वो या तो एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन है, लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन है, अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस है। ठीक है, उसको क्या करेगी, उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट क्वैश कर देगी या सेट असाइड कर देगी। ठीक है, और अपने तरीके से फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, उस केस को देखेगी। तो बेसिकली जो आपकी लोअर बॉडी है, लोअर कोर्ट है, उसके जो डिसीजंस को सर्टिफिकेशन देने का काम इस रिट के अंदर होता है, ताकि कोई भी केस, जो भी मैटर है, वो गलत तरीके से जज ना हो जाए, जजमेंट ना पास हो जाए। ठीक है, नाउ रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। ठीक है, मतलब रोक लगाना। ठीक है, अब यहां पे आप कर सकते हो प्रिवेंशन एंड वहां पे आप कर सकते हो क्योर। ये है आपका क्योर। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि इन दोनों को मैंने ऐसा क्यों बोला है। पहले आप प्रोहिबिशन समझ लो, तब आपको समझ में आएगा। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, मतलब किसी भी एक जजमेंट को अनाउंस करने से पहले रोक लगाना। दिस रिट इज इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रिवेंट लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग ए जुरिडिक्शन और एक्टिंग बियॉन्ड इट्स लॉफुल अथॉरिटी। इट प्रोहिबिट्स द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स इन द केस वेयर इट लैक्स जुरिडिक्शन टू डू सो। मतलब बेसिकली वहां पर क्या किया, वहां पे सर्शियोशारी में हमने उसको क्योर किया। एक बार जजमेंट पास हो गई, फिर उसको सर्टिफाई किया और गलती को सुधारा। यहाँ पे क्या है, हमने पहले ही रोक लगा दी। हमें पता चल गया लोअर कोर्ट ने जो भी डिसीजन देना है वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है, वो एक्सीड कर रहा है या उसकी जो लॉफुल अथॉरिटी है उससे एक्सीड कर रहा है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को ये पता चल जाता है तो वो पहले ही उस जजमेंट को पास होने से पहले, अनाउंस होने से पहले क्या करेगा, रोक लगा देगा, फोरबिड कर देगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन।
पहले ही प्रिवेंट कर देगा कि ऐसी कोई गलती हो फिर हम उसको रिव्यू करें, सर्टिफाई करें। तो इसके अंडर ये होता है। इसलिए मैंने बोला कि आप अगर सर्शोशारी करोगे तो वो क्योर है, और प्रोहिबिशन जो है वो आपका प्रिवेंशन है। समझ में आया? एक बार दोबारा इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसमें बेसिकली पहले ही रोक लगा दी, उसके बाद सर्शोशारी में क्या करा, उसको आपने क्योर कराए, दोबारा क्वाइश करके डिसीजन कराए। ठीक है। सो अब हमारा जो लास्ट और इंपॉर्टेंट रिट है वो है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब क्या होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी। बाय व्हाट अथॉरिटी। अब इसको समझने से पहले हम छोटा सा एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा, ठीक है, एडमिशन चाहिए होता है, तो उसका क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है कि आपको पर्टिकुलरली एग्जाम पास करना है, फिर इंटरव्यू देना है, फिर आपका एडमिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाके यहाँ बैठ गया, तो आपसे सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आप किस अथॉरिटी से, किस हक से आप इस कॉलेज में बैठे हो, क्या आपने एंट्रेंस एग्जाम पास किया है या सो एंड सो। ठीक है, तो बेसिकली इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जो पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, पब्लिक चेयर है, आप किस अथॉरिटी से उसको होल्ड कर रहे हो, क्या लीगैलिटी है। द रिट इज इशूड टू इंक्वायर, हमें इंक्वायर करना है इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, फ्रेंचाइज और अ पोजीशन। इट इज यूज्ड टू चैलेंज द राइट और अथॉरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू होल्ड अ पर्टिकुलर ऑफिस और अ पोजीशन। ठीक है, द रिट क्यो वारंटो, इसका क्यो वारंटो का जैसे मैंने आपको बताया, बाय व्हाट अथॉरिटी कैन बी फाइल्ड टू रिमूव अ पर्सन फ्रॉम अ पब्लिक ऑफिस इफ दे आर होल्डिंग अनलॉफुली और विदाउट नेसेसरी क्वालिफिकेशन। बेसिकली इसका देखो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया कि किसी भी चीज को क्लियर करने के लिए, किसी भी एक पोजीशन पे पहुंचने के लिए, सीट को लेने के लिए आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, या आपको जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पास करना होता है। बट होता क्या है, अंदर की चीजें होती हैं, ले दे के चीजें, हम सीट ले लेते हैं या कुछ करते हैं। तो बेसिकली ये जो रिट है वो सेफगार्ड करता है पर्सन को कि कोई भी पर्सन अगर कोई पब्लिक ऑफिस में बैठा है या उसकी सीट ले रखी है, तो वो किस अथॉरिटी से ले रखी है और क्या उसके प्रूफ्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज। सो आई होप आपको ये सारे रेट्स एक्सप्लेन हो गए होंगे। अब आप इसको आंख बंद करके भी सुनोगे, कैसे भी कल एग्जाम देते हुए सुनोगे, आपको समझ में आ जाएंगे और रिवाइज भी हो जाएंगे। ठीक है, आपको लिखना ऐसे ही है। जब आप रेट्स अगर आपके आते हैं, एक तो इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, तो ये जरूर ध्यान रखना। सेकंड, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे या आप इसका शॉर्ट नोट लिख रहे हो, तो ये जो मैंने टर्म्स बताई हैं ये जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, इससे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है। सेकंड, जो ये सारे रिट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको रिवाइज करके जरूर जाना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मुझे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपके सारे कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि वो ओवरऑल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ तो इस वीडियो के साथ ही आपका पूरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। प्लस एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, जो बच्चे दिसंबर 23 के लिए अपीयर होने वाले हैं उन लोगों के लिए सीएस की जो मेंटरशिप है वो ओपन हो चुकी है। अभी 10% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेंटरशिप के लिए, और ये मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। अगर कोई भी क्वेरी है सीएस कोर्स से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कुछ भी, तो आप मुझे इन तीनों पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कल आपको अच्छे से एग्जाम देना है। भगवान का नाम लेते रहना, भगवान का नाम लोगे, पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी, नेगेटिव थॉट्स आपसे दूर हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। और कल मुझे आके जरूर बताना कि मैम एग्जाम कैसा गया है। कल 2 बजे आपको कंपनी लॉ की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड लक।